चोरी का इल्जाम। पीहराई बेटी पर भैया भाभी ने चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाला तो बेटी ने किया कुछ ऐसा। सोनल अपने ससुराल मेरठ में अपने सास ससुर पति और बच्चों के साथ रहती है। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मैके के बारे में सोचती तो दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि सोनल के साथ मैके में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वह अपने मैके नहीं जाया करती थी। सोनल के मैके के परिवार में उसके मम्मी पापा, 2 भाई भाभी और उनके बच्चे थे। वह अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। एक दिन सोनल बैठी बैठी अपने बचपन की बातें याद करने लगी। सारा दिन दादी की बातों के साथ हम सभी की शैतानियों और माँ के दिखावे वाले गुस्से से पूरा घर भरा रहता और पापा हमेशा शांत रहते हैं, या फिर कंपनी में छोटी सी साधारण नौकरी से अपना घर को कैसे चलाएं इसके बारे में सोचते रहते हैं। माँ पापा पता नहीं कैसे चुप रहकर एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। हम कभी किसी ऐसी चीज की डिमांड करते हैं जिसे लाने का बजट पापा के पास ना हो तो वह कैसे माँ की तरफ बेबसी नजरों से देखते हैं, तो माँ कैसे हमें डांटे बिना ही अपनी बातों में उलझाकर बात बदल देती हैं। पापा की कंपनी घर से 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वह साइकिल से जाते हैं ताकि बस का किराया बच जाए और आते समय अपने बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान ले सकें। कभी मिठाइयाँ तो कभी समोसे खिलाकर अपने बच्चों को खुश कर सकें। बड़े भैया मोहित, बीच वाले भैया रोहित, वह तो सिर्फ कमाऊ चलाते थे, और तीसरे में सोनल। माँ पापा की सारी उम्मीद मोहित भैया से ही थी, इसीलिए उनके सारे शौक पूरे होते। महंगी कोचिंग और जाने के लिए सवारी के पैसे, और मोहित भैया मम्मी पापा की इच्छाओं पर खरे उतरे। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MBA में टॉपर आए। यह बात अलग थी कि जितना वह आगे बढ़ते गए माँ के जेवर उतर गए। अब माँ कान, गले और हाथों में अब नकली जेवर पहनने लगी। बस केवल नाक में ही सोने की लौंग बची थी। भाइयों को तो अब उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब मैं कुछ भी कहती कि आपके जेवर कहाँ गए, तब माँ बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहती, काफी भारी लगता है, इसीलिए लॉकर में संभाल कर रख दिए हैं। फिर हंसते हुए कहती, अरे भाई, मुझे भी फैशन करने का अधिकार है, और मैं सच मान लेती। मोहित भैया अब दिल्ली में एक कंपनी में काम करने लगे थे। उस दिन माँ पापा और घर पर सब खुश थे। कैसे सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। आज पापा के चेहरे पर चिंता वाली महीन लकीरें नहीं, उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे अब उनका सारा बोझ हल्का हो जाएगा। वह जिम्मेदारियों से आजादी पा लेंगे। मोहित भैया के लिए नए कपड़े, जूते और जरूरत के सामान के सारे खर्चे के पैसे पापा ने ही दिए, और वह टिकट कराकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब माँ पापा अच्छे दिनों के सपने सजाने लगे। सोनल रात को पानी पीने के लिए गई तो उसने अपने माँ पापा की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई। पापा माँ से बोल रहे थे कि जब मोहित पैसे भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन लेंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में इतना दर्द रहता है, फिर भी पटरे पर बैठकर कपड़े धोती हो। माँ बोली, अजी नहीं, मेरी छोड़िए, सबसे पहले बाहर वालों का कर्जा चुकाएंगे, फिर आपकी आंखों को दिखाकर चश्मा बनवाएंगे। मुझे पता है आपकी नजर बहुत कमजोर हो गई है। सोनल बिना पानी पिए वापस आ गई। जब मोहित भैया की पहली सैलरी मिली तब उन्होंने केवल 5,000 रुपये पापा के अकाउंट में भेजे, ये सोचकर कि उन्हें अपने ऑफिस वालों को पार्टी देनी होगी, और अपने ऑफिस के हिसाब से पहले उसे ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल लेना था, दूसरे अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट होना था, तीसरा एप्पल वाला फोन लेना था, और फिर लैपटॉप। आखिरकार कंपनी का कैरियर जो ठहरा। रोहित भैया ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, सोनल 12वीं में थी। 2 साल में पापा की नौकरी जाने वाली थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई के साथ मेरी शादी करने की चिंता थी। आपने अपनी सारी परेशानियों का हल मोहित भैया से ही दिखता था, पर ऐसा हुआ नहीं। मोहित हर महीने कभी 2 कभी 4,000 रुपये भेजता और अपनी परेशानियां बताकर टाल देता। मोहित भैया की नजरें अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से मिली और उन्होंने प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया। उसके बॉस को भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इतना होनहार दामाद जो मिल रहा था। शादी दिल्ली में हुई। मोहित भैया ने घर के सभी सदस्यों के आने का टिकट और लायक कपड़ों का इंतजाम कर दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उनके पापा हमसे मिले, परंतु रहे हम उनके पीछे ही। माँ भी खुश थी। अपने बेटे मोहित की शादी होता देख पापा अंदर ही अंदर घुट रहे थे, और शादी हो चुकी थी। मोहित और प्रिया भाभी 4 साल के लिए अमेरिका बिजनेस के लिए चले गए। अब वह भी वापस घर आ गए हैं। रोहित ने उदास पापा के कंधों पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हो, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब रोहित भैया ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अपने घर की स्थिति देख पापा ने उन्हें डांटा भी
और नाराजगी भी जाहिर की और हर बार की तरह माँ ने संभाल लिया। पापा की नौकरी के जाने के बाद रोहित भैया उनकी कंपनी के मैनेजर बन गए। सोनल की शादी रोहित के दोस्त सुमित से हो गई। तब सुमित केवल रेलवे में नए नए भर्ती हुए थे और आज वह अपने दम पर प्रमोशन हासिल कर लिया। रोहित की शादी में प्रिया नहीं आई। प्रिया उस समय माँ बनने वाली थी। मजबूरन मोहित ही शादी में शामिल हुआ। माँ अपनी बड़ी बहू प्रिया के पैर आंगन में कब पड़ेंगे यह सोचते सोचते उनकी राह देखते देखते ही भगवान को प्यारी हो गई। रोहित की पत्नी दीपा व्यवहार में बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ की परछाई की तरह। सुमित का तबादला जब आगरा से मेरठ में हुआ तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ के लॉकर में रख दिए थे। जब शहर में लॉकर ले लूंगी तब ले जाऊंगी। तब माँ ने मेरी अमानत संभाल कर रखी और चाबी पापा को दे दी। छोटी भाभी दीपा और रोहित भैया को भी यह बात पता थी। मुझे मुंबई में सेट होते होते कई महीने गुजर गए, लेकिन गहनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि अपने जेवर लेकर आ जाऊं। अचानक एक दिन माँ इस भरी दुनिया में पापा को अकेला छोड़कर चली गई। तब पहली बार घर पर बड़ी भाभी प्रिया आई। 15 दिन शांति हवन के बाद पापा ने मुझे बुलाकर चाबी दी और कहा, बेटी सोनल अपना सामान ले जाना। मैंने पापा से चाबी ली। अगले दिन सबको जाना था। कपड़े पैक करते हुए मुझे ध्यान आया कि पापा ने मुझे चाबी दी थी, तो मैं माँ के कमरे में जाकर लॉकर खोलने लगी। तभी प्रिया भाभी वहाँ आ गई और बड़े ही कड़े स्वर में बोली, वाह ननंद रानी, माँ को मरे 4 दिन नहीं हुए और तुम्हें हाथ चलाना शुरू कर दिया। कहीं कुछ हाथ लग जाए ननंद रानी। ऐसा कैसे? सासू माँ के सारे जेवर आप हड़प लेंगी, बराबर का हिस्सा मिलेगा, समझी आप? प्रिया भाभी की ऐसी बातें सुनकर सोनल सन पड़ गई और बोली, नहीं प्रिया भाभी, आप गलत समझ रही हैं। यह गहने मेरे हैं, मैंने माँ को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ननंद रानी, हद होती है बेशर्मी की। चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। प्रिया भाभी चिल्लाते हुए बोली, और एक चोरी और ऊपर से अकड़ दिखा रही हो। मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है कि तुम जैसे छोटे लोगों की सोच का। प्रिया भाभी ने चिल्लाते हुए आवाज में कहा और यह आवाज सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। देखो जी कैसे आपकी प्यारी बहन पापा जी को बहला फुसलाकर माँ के सारे गहने हड़प कर ले जा रही है। तब छोटी भाभी बोली, नहीं जेठानी जी, यह दीदी के ही गहने हैं। जब वह मुंबई गए थे तो माँ को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। सासू माँ के पास तो सिर्फ नाक की लौंग ही थी जो पापा जी ने उन्हें उतारने नहीं दी। अरे हाँ देवरानी जी, आप तो इनकी ही साइड लेंगी, थोड़ा बहुत माल तुम्हें भी मिल जाएगा ना। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। तब सोनल जोर जोर से चीखी, बस भाभी और नहीं, आप अपनी हद ही बोल रही हो। आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। उन्होंने हम सबको पाला पोसा, माँ ने संभाला है। आप क्या जानती हैं यह सब? अब मोहित बड़े भैया के चिल्लाने की बारी थी। सोनल, तुझे तमीज नहीं है क्या कि बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? चोरी पकड़ी गई तो तू झूठ बोलकर अपने आप को बचा रही है। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने डटकर मोहित भैया का सामना किया। सोनल के पति सुमित और उनके बच्चे सामने खड़े थे। उनके सामने मैके में वह अपना तिरस्कार होते देख रही थी। भैया आप ना ही बोले तो अच्छा है। माँ पापा ने अपने दोनों बच्चे के भविष्य आपके ऊपर छोड़ दिए। मम्मी का एक एक गहना तिल तिल करके आपकी पढ़ाई पर भेंट चढ़ गया और पापा का कर्जे में डूब गए और आप इतने खुदगर्ज निकले कि आपने अपना दुख देखा, माँ पापा का दुख कभी नहीं देखा और आपने मुंह मोड़ लिया। धिक्कार है मुझे तुम जैसे बेटे पर। हमारे लिए ना करते, कम से कम अपने जन्म देने वाले माँ पापा के लिए तो करते। यह मत भूलिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। यह मत भूलना कि आपके भी एक बेटा है। भगवान ना करे कि। मेरी बात पूरी नहीं हुई कि मोहित भैया का थप्पड़ सोनल के गाल पर यानी मेरे गाल पर पड़ चुका था। दूसरा भी पड़ने वाला था कि सुमित ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस मोहित भाई, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक और शब्द नहीं मेरी पत्नी के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब मेरी पत्नी सोनल के बड़े भाई हो। मोहित भैया ने सुमित का कॉलर पकड़ लिया। सोनल ने अपने पति का अपमान बर्दाश्त न हुआ। उसने मोहित भैया को जोर से धक्का दिया। पापा बरामदे में खड़े खड़े सब देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थे। मुझे उनकी चुप्पी चुभ रही थी। छोटे भैया बाहर गए हुए थे, अच्छा ही था, वरना भाई भाई का दुश्मन बन जाता। सोनल ने गुस्से में लॉकर बंद कर दिया और चाबी पापा के पैरों में फेंक दी और चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, दे देना इसे और बड़ी भाभी को। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं आज के बाद नहीं आऊंगी कभी भी यहाँ वापस। आज से मेरा मायके खत्म। और अपने पति व बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। छोटी भाभी रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुकी। उस बात को 10 साल गुजर गए। पापा को जब होश आया होगा,
जब छोटी भाभी ने उन्हें बताया होगा। जब उस दिन से उन्होंने कई बार सोनल से बात करने की कोशिश की, पर सोनल ने उनसे कोई बात नहीं की। उसे अपना और अपने पति सुमित का अपमान याद आता है और मन घृणा से भर जाता है। छोटे भैया रोहित और भाभी मुझसे मिलने मुंबई आते रहते हैं, यानी सोनल से मिलने, परंतु मैं नहीं जाती। और आज भाभी का अचानक फोन आया तो उठा लिया। पापा की तबीयत ज्यादा खराब है। सुनकर सोनल आज अपने मैके कई सालों बाद जा रही थी। ट्रेन से मुंबई से घर आने में काफी समय लगता था। बच्चों के एग्जाम थे तो वह नहीं आ पाए। सोनल, फालतू के झंझट में मत पड़ना, कहते हुए सुमित वापस घर लौट आए। वह सुबह तक लखनऊ स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह पूरी रात सो नहीं पाई। कुछ घंटे बाद वह कानपुर पहुंच गई। वह अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरकर सीधे घर आ गई। घर जाकर तुरंत ही वहां पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा बड़े ही कमजोर लग रहे थे। आंखें बूढ़ी हो गई थी, शरीर पर उदासी, माथे पर चिंता की लकीरें। सोनल जाकर उनसे लिपट गई और उनसे कई बार माफी भी मांगी। हमेशा की तरह वह सोनल का सर प्यार से सहलाने लगे। तभी छोटी भाभी दीपा पानी लेकर आई और बोली, दीदी, पापा आपको बहुत याद कर रहे थे। हाँ भाभी, तभी तो मैं आ गई, वह उदासी आवाज में बोली और दिखावे की मुस्कान होठों पर आ गई। लेकिन उसका मन आज आंसुओं से भरा हुआ था। पापा उसे देखकर समझ चुके थे। वह सोनल के हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो कोई बात नहीं। वह धीमी आवाज में बोले, जाओ आराम करो, रात का सफर था। वह उठ गई। बाथरूम जाते समय उसे एक लड़का दिखाई पड़ा। वह पापा के पैरों पर तेल की मालिश कर रहा था। सोनल को थोड़ा अजीब लगा कि दोस्त होकर भी इतनी सेवा, पर थकी हारी होने की वजह से उसने यह नजरअंदाज कर दिया। जब सोनल बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि उसी लड़के ने उसे थाम लिया। संभलकर बुआ जी। सोनल को उसके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब सा भी। नाश्ता लग चुका था, सब आ गए थे, भैया भाभी मेरी भतीजी। तभी भावज ने आवाज लगाई, जय तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। जय आया और पापा और अपना नाश्ता लेकर चला गया। यह कहकर मैं दादाजी के साथ कर लूंगा। सोनल भाभी का मुंह ताकने लगी। भाभी उसे देखकर समझ गई और मुस्कुराकर बोली, यह मोहित भाई और प्रिया भाभी का लड़का है, बहुत ही समझदार है। भैया भाभी भी आना चाहते थे, पर आपके सामने आने से वह डर रहे थे कि आपसे कैसे नजर मिलाएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। यह बात उन्होंने तभी समझ आ गई थी जब आप यहाँ से गुस्से में गई थी। तब पापा ने उन्हें बहुत डांटा था और उनको फटकार लगाई थी, पर आप इतने गुस्से में थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी आपसे बात करने की। पापा जी ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। जय ने भी इसीलिए अपने बारे में सही नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा की वजह से आप उससे गुस्सा ना करें। सोनल ने जब पापा के कमरे की तरफ एक नजर देखा तो जय दरवाजे की आड़ में खड़ा सब कुछ सुन रहा था और आंखें पोंछ रहा था। सोनल का दिल भर आया। इशारे से उसने उसे बुलाया। वह सीधा सोनल के पैरों में गिर गया और रूंधे गले से बोला, बुआ मैं नहीं जानता था कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी बुआ है। मुझे तो बचपन ही से मम्मी पापा ने हॉस्टल में भेज दिया था। दादी के जाने के बाद उन्हें भी परिवार की अहमियत का पता चला। मम्मी पापा का अमेरिका वाला बिजनेस घाटे में था, इसीलिए मुझे मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला। मैं इतने प्यारे परिवार का बेटा हूँ। मम्मी पापा अपनी गलती मानते हैं, वह आपको बहुत याद करते हैं। बुआ, क्या एक गलती के लिए आप उन्हें जिंदगी भर सजा देंगी? मम्मी पापा को छोड़िए, पर मेरी क्या गलती है? उसकी इतनी समझदारी वाली प्यारी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सोनल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन पापा की हालत और ज्यादा खराब हो गई। रोहित भैया ने मोहित भैया को आज फोन करके सब बताया और वे वहां आ पहुंचे। सोनल उन्हें देखकर अपने कमरे में जाने लगी तो मोहित भैया ने सोनल का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी। क्या वहाँ कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ उन्हें देखती ही रह गई कि तभी प्रिया भाभी भी मेरे पैरों में आकर गिर गई। सोनल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। आज सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। सोनल ने उन्हें अपने पैरों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। एक गलती से खून के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते। और अब तो यह जिम्मेदारी इन नवाबजादे ने संभाल ली है। जय आकर मुझसे लिपट गया। थैंक यू बुआ जी। पापा ने छोटी भाभी को कुछ इशारा किया। भाभी अंदर जाकर चाबी लेकर आई। चाबी लाकर उन्होंने मोहित भैया के हाथ में दे दी। उन्होंने लॉकर से जेवर निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सोनल बोली, मोहित भैया, बात जेवर की नहीं बल्कि मेरे पति सुमित का अपमान किए थे। पापा की आंखों में एक आस थी।
वे अंतिम घड़ी में परिवार को एक होता देखना चाहते थे। वह आशा भरी उदास निगाहों से एकटक देखते जा रहे थे। उसने भी उनकी बात का मान रखा और मोहित भैया के गले लग गई। रात को ही पापा इस भरी दुनिया को छोड़कर चले गए। वह भगवान को प्यारे हो गए। उसने अपने पति सुमित को फोन कर सब बताया। वह उनके अंतिम संस्कार पर आए। मोहित भैया और भाभी ने सुमित से माफी मांगी और वो भी वापस मुंबई लौट गए। अब कुछ दिन बाद घर गई। जब वह जाने की तैयारी करने लगी, जाते समय फिर से भैया भाभी ने उससे माफी मांगी और गले लगाया और बोले, मैं अब तुम्हारे और रोहित के लिए पापा की जगह हूँ। कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। उसने हामी भरी और भारी मन से वापस आ गई। रिश्ते तो जुड़ गए थे, पर खोखलेपन के साथ। आज भी सोनल के दिल में टीस सी उठती थी। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास था, बस उसके मन में ही एक गांठ थी, लेकिन समय के साथ शायद वो भी पिघल जाएगी। दोस्तों, रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में गांठ पड़ जाती है। इसीलिए बिना सोचे समझे कभी गुस्से में किसी पर नहीं भड़कना चाहिए। रिश्ते में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, एक मौका जरूर देना चाहिए। अब सोचती हूँ कि काश उस दिन में ज्यादा गुस्सा ना करी होती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।